सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त हैं। संडे है, थोड़ा सा सैड हूँ, कल से हम स्क्रीन पे नज़र नहीं आएंगे लेकिन आज हमने तज्जियों की भरमार कर देनी है। सर स्क्रीन पे ना आने का ये जो फोमो और विड्रॉल है, इसका सर हल है कि आप अपने फ़ोन से लाइव आ जाया करें। बस वाह, आपको कोई भी चीज़ जिससे आप मुतासर हों, आपने फ़ोन अपना ऑन करना है। सर यही तो इस दौर का, इस सोशल मीडिया और बाकी का दौर के फ़वाइद में से एक ये है कि बंदा स्क्रीन से दूर नहीं रह सकता। वाह ज़बरदस्त, आपसे यही होगा। सर ऐसे शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई। उन पर एक असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई। पेंसिल्वेनिया की एक रैली में, जलसे में, उसकी वीडियोस तमाम मौजूद हैं सोशल मीडिया पे। सुबह से वायरल हुई हुई है ये सारी चीज़ें, और नज़र आता है कि कुछ गोलियों की आवाज़ आती है, फिर उनके कान से एक गोली गुजरती है, उनके सर के ऊपर से गुजरी गोली। उसके बाद जब मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो आई, उनको ये वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट कि उनको जो गोली लगी वो कान की हद तक की इंजरी उनकी महदूद रही। उसके बाद उनके जिस्म पे और बाकी जगहों पे गोली नहीं लगी, तो बहुत ज़्यादा बचत हो गई उनकी, और वो इस वक्त सेफ़ हैं और कोई क्रिटिकल कंडीशन वाली सिनेरियो नहीं है। नंबर 1। बाद में जब मामले को ज़रा इन्वेस्टिगेट किया गया तो जो शूटर था उनका नाम है थॉमस क्रुक। वो भी ये पिट्सबर्ग के इलाके से उनका ताल्लुक़ है। 20 साल उनकी उम्र है, और उनकी गाड़ी से उसके बाद कुछ इस किस्म की मवाद भी बरामद हुआ जो कि एक्सप्लोसिव की नौयत का था। एक तो ये, दूसरा कुछ आई विटनेस रिपोर्ट्स जो हैं वो ये भी बताती हैं कि इनको छत पे चढ़ते हुए या अपनी पोजीशन लेते हुए कुछ विटनेस से ले के सिक्योरिटी एहलकार को बताया, लेकिन तब तक एक्शन नहीं लिया गया उसके ऊपर। उसके बाद ये वीडियो भी आ गई है कि जब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की सिक्योरिटी के लिए जो स्नाइपर्स मौजूद थे, उनकी गोलियों के ज़रिए ही इस शख्स को फिर काबू किया गया और उनको मार दिया गया मौके पे ही। और ये रिपब्लिकन पार्टी के ख़ुद में भी मेंबर हैं, ये भी बात पता चली। और इसकी अभी मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो नहीं मिली। इन शख्स जो शूटर थे, उनके घर का इलाका जो है वो सिक्योर कर लिया गया। उनके घर को जो गली जाती है बेसिकली वो बंद कर दी गई है, और अब मज़ीद तफ्तीश जो है वो होने को जा रही है। तो एक प्रेसिडेंशियल रेस से बिल्कुल पहले 3 से 4 महीने मेरे ख्याल में रह गए हैं। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप साहब का मुकाबला है अमेरिकन प्रेसिडेंसी के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ ये वाक़या हुआ, और हमने माजी में भी बहुत ज़्यादा इस किस्म की पॉलिटिकल असैसिनेशन अटैम्प्ट्स भी देखी हैं। हमने पॉलिटिकल असैसिनेशंस को कामयाब होते हुए भी देखा है, अपने मुल्क में भी और एक इंटरनेशनल सतह पे भी। और ये एक हिस्ट्री बुक्स में ये चीज़ जो है, इसकी जो स्याही होती है वो जम बहुत जल्दी जाती है, और ये आने वाली कई दहाइयों के लिए फिर ये उसके अंदर मुकम्मल तौर पे महफूज रहती है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है यकीनन इससे एक पॉलिटिकल एज भी गेन करेंगे, उसके ऊपर भी बात करते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम यूएसए जो है कि उसको इस मौके पे एक यूनाइटेड फ्रंट शो करना चाहिए मुल्क को, और जो इलेक्शन रेस है उस पे इसके कोई इस किस्म के इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए जिससे उसको डिटेल किया जाए और कहते हैं मैं ठीक हूँ। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि वो बच गए, वो ठीक हैं। अगर जिसने अटेम्प्ट की, जिसको, वो तो खैर जान से गया, उसके अलावा अगर किसी की जान को नुकसान पहुंचा है तो हम बड़े उसके लिए अफसोस। अब तक की रिपोर्ट थी कि एक शख्स इसके अंदर जहाँ बाक हुए हैं जो उस जलसे का हिस्सा थे, और एक शख्स इंजर हुए, अभी तक ये रिपोर्ट है। बिल्कुल, तो हमारी दुआएं हैं उनके लिए, क्योंकि बहरहाल जो है वो वायलेंस के हम खिलाफ हैं कहीं भी हो। बाकी उर्दू में तो कहते हैं कि किस्मत का धनी होना, पंजाबी में शायद कहते हैं कि किस्मत की तुन्नी है डोनाल्ड ट्रंप साहब। और ये इसमें कोई शक कि एक बहुत ख़तरनाक मामला था। मैंने सुना है कि अगर आप उसको स्लो मोशन में देखें तो बिल्कुल टाइम के ऊपर उनका सर साइड पे हुआ था, जिसकी वजह से सिर्फ कान ग्रेस हुआ, अदरवाइज वो उनको उनके फेस पे या उनके स्कल पे गोली लगी। असल में इनका जलसे की जो एक तरीक़ेकार था सीटिंग का, वो 360 इर्द गिर्द उनके लोग थे, तो वो इधर उधर मुंह अपना कर रहे थे। जिस वक्त गोली आई तो उनका चेहरा इस तरह, इस वक्त कान को ग्रेस किया, वरना तो बड़ा फेटल अटैक होता। बिल्कुल। और अब जिस तरह से वो उन्होंने कहा है ना कि जी इसकी वजह से इलेक्शंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बेसिकली उनके कहने का मतलब तो ये था कि इलेक्शंस डीरेल ना हों, इलेक्शंस पोस्टपोन ना किए जाएं, टाइमली हों। लेकिन
इसकी वजह से अगर सिंपथी वोट ऐड हो जाए तो उसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। सो पहले ही मतलब अगेन मसला डेम्स का भी था, क्योंकि अभी जो डेम्स गवर्नमेंट इसराइल को सपोर्ट कर रही है उसकी वजह से उनका वोट बैंक बहुत नीचे गया, बहुत मुतासर हुआ है। लेकिन उसके साथ बहुत डेम सपोर्टर्स भी सिर्फ बाइडन साहब की वजह से खुश नहीं है, क्योंकि बाइडन साहब जो हैं वो उस तरह से चौकन्ना अब नहीं रहते। तो अब ये जो एक और इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से मुझे लगता है कि मज़ीद एज मिलेगा ट्रंप साहब को। एक ज़रा थोड़ी सी मज़े की बात जो मुझे इसके बाद लगी, ये इंसिडेंट तो बहुत अफसोसनाक था, लेकिन वो मज़े की बात थी कि वहाँ पर अब जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, रिचर्ड ग्रिनेल साहब हैं, मिलियंस में इनकी फॉलोइंग है, तो इन्होंने कहा है कि ही डजंट नीड दिस जॉब, he has sacrificed so much, he simply wants to make America great again for us। so ये इतनी सिमिलर कैंपेन है ना जो इमरान खान साहब की कैंपेन है कि वो चाहता तो कमेंट्री करके करोड़ों कमा लेता, वो सिर्फ हमारे लिए यहाँ पे बैठा। so जो सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन ट्रंप एंड इमरान खान वो बहुत ज़्यादा है। सर बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। मुझे तो याद पड़ता है एक कॉमेडी सेंट्रल, एक अमेरिकन न्यूज़ ब्रॉडकास्टर, उसके ऊपर एक डेली शो के नाम का कॉमेडिक सैटायर शो जो जॉन स्टुअर्ट ने शुरू किया, बड़ा कामयाब शो। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अर्ली 2000 से लेके आगे तक, जब तक जॉन स्टुअर्ट था, तो अमेरिका का जो अगेन लिबरल जो वोटर है और डेमोक्रेटिक वोटर है उसका नैरेटिव बिल्डिंग में तो वो शो ही एक शो जो है वो उससे बड़ी कंट्रीब्यूशन की। तो उनके बाद ट्रेवर नोआ है उस शो के ऊपर, जो खुद अपनी एक हैसियत में स्टैंड अप कॉमेडियन है, साउथ अफ्रीकन। उन्होंने बाकायदा अपने एक शो के ऊपर एक सेगमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान साहब का, बानी पीटीआई का, एक बाकायदा कंपैरिजन किया। सो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसी ने उसको देखना है तो ज़रूर देखें, वो यूट्यूब पे मौजूद है। लेकिन सर अब डिटेल ये है कि अमेरिका में तो इस बात की, जैसे आपने एक ट्वीट का जिक्र किया, वैसे पाकिस्तान के अंदर भी अब वही झलकियाँ जो खान साहब की असैसिनेशन अटैम्प्ट की थी वो भी मंजरें यहाँ पे फिर आना शुरू हो गई हैं। इनफैक्ट किसी ने वो वीडियो भी शेयर की हुई थी कि जिस शख्स ने जो पीटीआई का सपोर्टर था, वो जो पिस्तौल थी जिस शख्स की नीचे की, वो भी उसकी भी वीडियो, तो वो सारी यादें जो हैं वो फिर से इस वाक़े की वजह से ताज़ा होगी और एक लिंकेज बना दिया गया है कि देखें जी, जो अजीम लीडर होते हैं, जो इस तरह के होते हैं, उनके खिलाफ इस किस्म की वारदात डालने की या इस किस्म की अटैम्प्ट असैसिनेशन की करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनका रिजॉल्व नहीं ख़त्म होता। खान साहब का तो मेरे ख्याल में ये वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद ये वाक़या पेश आया था, और उसके बाद भी ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो बच गए क्योंकि गोलियाँ निचले हिस्से पे लगी जिस्म के। अलबत्ता ये है कि पाकिस्तानी ऑडियंस भी इस स्टोरी में बहुत इन्वेस्ट होगी इस सारी चीज़ की वजह से। बिल्कुल। अच्छा, शुरू में आपने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात की कि उसको कई लोगों ने शायद नोटिस किया जब वो छत के ऊपर आ रहा था। जी, अब काफ़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज आना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। शायद जो स्नाइपर थे सरकार के, उन्होंने भी नोटिस किया, लेकिन उन्होंने उस वक्त एक्शन नहीं लिया। बाद में जब गोली चल गई तो फिर उन्होंने उसको मारा। अच्छा, इसकी एक बड़ी, मतलब इसके पीछे कंस्पिरेसी थ्योरीज तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इसकी एक बड़ी सादी सी वजह भी है। वो ये है कि अमेरिका में हर किसी के पास गन है। वहाँ पे ये बात मायूब ही नहीं समझी जाती कि एक बंदा गन लेके क्यों फिर रहा है, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, जब ये मतलब यही जो अमेरिकन फ़ौजी हैं जो उस वक्त डिप्यूटेड थे, जो स्नाइपर पे थे, वो जब किसी और मुल्क में होंगे तो वो शायद इस तरह इंतज़ार नहीं करते होंगे। उसकी वजह ये है कि उनकी उधर ट्रेनिंग ये है कि बस आपको थोड़ा सा मसला नज़र आए तो कर दो। लेकिन अपने मुल्क में ना बात बहुत सेंसिटिव हो जाती है कि आप अपने मुल्क के बंदे को कैसे मार सकते हो जब तक उसने कुछ इस किस्म की चीज़ की नहीं। सो ये बड़ा फ़र्क होता है स्नाइपर के लिए भी कि मतलब मुल्क से बाहर कुछ और है और मुल्क के अंदर कुछ और है। हाँ सर, और कहा भी ये जा रहा है कि इस शख्स के पास कोई पिस्टल नहीं थी, इसके पास बाकायदा AR-15 टाइप नुमा कोई असला था, या उससे मिलता जुलता असला था। और ये तो आपने एक और डिबेट जो वहाँ पे शुरू हो चुकी है डिबेट कि जी कि आपने एक इलाके के अंदर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ज़ाहिर है प्रो गन है, रिपब्लिकन पार्टी के हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी का जो भी बंदा लड़ रहा हो ही हैज़ टू बी प्रो गन। तो वहाँ पे उसी चीज़ की ये एक आयरनी भी पैदा होती है कि जैसे आपने कहा कि वहाँ तो हर बंदा पिस्तौल लगा के चल रहा होता है और कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि राइट टू बेयर आर्म्स तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में है। और उसी का वजह से एक उनकी लाइफ जो है थ्रेट में आई। और अलबत्ता वो ज़ाहिर है जो उनकी सिक्योरिटी डिटेल है, उनकी ये हाज़िर दिमागी थी, उनकी एक ट्रेनिंग थी जिसकी वजह से नुकसान हुआ लेकिन कम हुआ। और साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सर मैंने देखी इसके अंदर कि उनका जब ये अटैम्प्ट हुई और उनको रियलाइज़ किया कि हो क्या, क्योंकि बंदा फ़ौरन समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है या हुआ क्या है,
तो उनकी जो डिटेल थी, सिक्योरिटी डिटेल थी, उसमें कुछ 2 से 3 या 4 ख़वातीन थी जो सामने आ गई, और जब तक उनको गाड़ी में सेफ़ नहीं कर दिए गए तो वो ख़वातीन ने एक सॉर्ट ऑफ पैरा दिया हुआ था उनके सामने। तो ये ज़रा एक और भी इंटरेस्टिंग उसके अंदर फैक्ट है। ये ज़बरदस्त बिल्कुल वो, और मुझे लगता है कि वो ख़वातीन थी भी आर्म्ड, उन्होंने भी गन लगाई थी। यहाँ पे पिस्तौल, मतलब वो ट्रेंड लोग थे। जो भी सर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं, एक तो आपके जो इनकम्बेंट हैं वो तो बाइडन साहब है, उनकी तो डिटेल ही सीक्रेट सर्विस की होती है, सीक्रेट सर्विस की ही डिटेल मिलती है जो आपके खिलाफ लड़ रहा होता है, और जो आपका वीपी होता है या प्रेसिडेंट जो आपके खिलाफ लड़ रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी जो सीक्रेट सर्विस है उनकी एक जाती है उसके ऊपर के सिक्योरिटी उनको देनी जो है वो आती है। लेकिन ये बात अगेन एक फ्लॉ है सिस्टम का कि कोई भी शख्स अगर बंदूक लेके कहीं भी फिरना चाहे, जिन स्टेट्स में ये किया जा सकता है, तो वहाँ ये हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये बात बहुत मुतासिर कुन है कि वहाँ पर सीक्रेट एजेंसीज़ में ख़वातीन हैं, आर्म्ड ख़वातीन हैं, वो मर्दों के शाना बशाना अपना रोल प्ले कर रही हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त। बाकी इसके कोई अगर हम करना भी चाहें डिस्कस तो शायद इतनी डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन ज़ाहिर है अमरीकी इलेक्शन सिर्फ पाकिस्तान को इफ़ेक्ट नहीं करता, तमाम दुनिया को इफ़ेक्ट करता है। और बाकी जो ट्वीट्स बाकी लीडर्स की और डेमोक्रेटिक साइड से भी जो आई हैं कि वो इस चीज़ पे तो इत्तफाक़ राय है कि कैंडिडेट जैसा भी हो उसके नज़रिए से आप अगर इत्तेफाक ना करते हो तो ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप उसके खिलाफ जो भी एक्शन हो आप उसके ऊपर कहके मारें या करें। और ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, जैसे मुझे याद है जब ये अटैम्प्ट खासा पे भी हुई थी तो तब भी ऐसे नहीं था कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मुखालफिन ने इसके ऊपर कहा हो कि ये ऐसे हुआ है, सब ने यही कहा था कि ये गलत हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर सर असल में कौम और कोई भी शख्स जो वो यूनिफाइड होता है कि किसी भी चीज़ वो मैंडेट नहीं करती है कानूनी तौर पे आपको कह दिया जाए कि जी इन्होंने किसी की जान ली है तो इनकी जान अब हुकूमत लेगी किसी भी वजह से, कैपिटल पनिशमेंट की बात जो होती है, हालांकि उसके भी अपने मसले हैं, बट तब तक तो ठीक है। लेकिन इस पर तो इत्तफाक़ राय है ज़्यादातर लोगों की कि जी किसी की भी सियासत से डिसएग्री करना इस चीज़ को देती ही नहीं इजाज़त कि उनकी आप ज़िंदगी लें उससे। नहीं बिल्कुल सर, ये तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, इसके ऊपर तो बहस ही कोई नहीं। बाकी आगे देखेंगे जाके। जो बाइडन का आपने जिक्र किया तो उनके जो पॉलिटिकल ब्लंडर्स हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। जिस सेकंड वो स्टेप करते हैं स्टेज के ऊपर तो मेरे ख्याल में उनका स्टाफ जो है ना वो अपनी जो पेपर्स और फाइलें और अपनी जेबें यूँ कस लेते हैं कि यार अब इसने क्या बोलना है। तो उसके अंदर एक जो हुआ कि जो ये यूक्रेन के हैं सदर जो ज़ेलेंस्की हैं शायद उनका नाम है, वो थे खड़े हुए और उन्होंने उनको पुतिन बना दिया कि जी प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो अब आपसे ख़िताब करेंगे यूक्रेन के हवाले से। तो अमेरिका यूक्रेन की साइड पे एक तो ये हुआ, बाकी अपनी ही वाइस प्रेसिडेंट जो हैं कमाला हैरिस उनको शायद उन्होंने मिशेल ओबामा बना दिया। तो ये उनका ना मतलब कुछ सर इशू चल रहा है और ज़ाहिर है वो एक मतलब नफसियाती तौर का ही इशू नज़र आ रहा है उनका, और वो उसकी बेसिस पे अब तो डेमोक्रेटिक पार्टी के तो अपने लोग तो सही जो इनके लिबरल सपोर्टर्स हैं, मसलन जैसे एक्टर है बहुत नामवर जॉर्ज क्लूनी से लेके और बड़े लोगों ने कहा है कि जी अगर तो इन्हीं को आप लड़ा रहे हैं उस बंदे के ख़िलाफ़ तो फिर तो ट्रंप आवे ही आवे। देखिए बुनियादी बात ये है कि बिल्कुल इस तरह के ब्लंडर्स हम देख रहे हैं बहुत अरसे से, लेकिन ये जितना उनका ये स्टिंट था ये प्रेसिडेंसी वाला, इसमें अगर आप देखें तो अमेरिका की इकॉनमी बहुत अच्छी रही है। तो इसका एक मतलब है और वो ये है कि अमेरिका या बरतानिया या जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इन सिस्टम्स के अंदर इनर्शिया भी है। ये अब सिस्टम्स इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं कि अगर कोई एक शख्स, मतलब जब ट्रंप भी आया था तो हालांकि उनके बारे में मशहूर है कि वो शायद ज़हनी तौर पर बहुत क्या कहते हैं स्टेबल वो भी नहीं है, मतलब उनकी यादाश्त तो बहुत अच्छी है लेकिन वो जज्बातियत में फ़ैसले कर जाते हैं। जब वो भी आए तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर सके अमेरिका का। इसी तरह बाइडन अभी रहे हैं, उनके दौर में भी तरक्की ही हुई है। सो एक बंदे की वजह से सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता, वो सिस्टम खुद से इतना मजबूत है। और ज़ाहिर है उनका सर सिस्टम ये आप मतलब सुपर पावर एम तो नहीं कहता कोई उनको, हाँ ज़ाहिर है तनकीद का निशाना तो किसी भी हुकूमत को बनाया जा सकता है, वो रूस की हो, चीन की हो या अमेरिका की हो। और अमेरिका की एक जो मुदाखलत के ऊपर एक निशान उठता है, वो इराक़ वॉर हो जाए, अफ़गान वॉर हो जाए, वियतनाम वॉर हो जाए, तो उसके ऊपर एक वो सवाली निशान जो है
लेकिन उसके बावजूद भी इनका हमने माजी में देखा है कि जो जो लीडर्स आए हैं, मतलब जॉर्ज डब्ल्यू बुश से लेके बिल क्लिंटन से लेके बराक ओबामा से लेके आगे तक, तो इस वक्त जो इलेक्शन है उसके अंदर ये बाइडन साहब से मुंसलिक तो बात होगी है कि उनकी बुजुर्गी के बायस उनका जो परफॉर्मेंस है वो नहीं रही, लेकिन उम्र में कोई इतना फ़र्क नहीं है जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप में। तो अब आप देखें जो भी शख्स जो है, अगर तो बाइडन को लड़ाते रहते हैं ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, तो इवेंचुअली तो सर यही होगा कि दो सबसे जो ये बुज़ुर्ग एज वाइज लोग जो हैं वो अमेरिकन इलेक्शन में पार्टेक करेंगे। बिल्कुल, देखें एज तकरीबन बराबर है, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी बीमारियों में से गुजरे हैं, फिर बाइडन साहब की ज़िंदगी में फैमिली में कुछ ट्रेजेडीज़ हुई हैं, तो ये सब चीज़ें इंसान के जहन पे इम्पैक्ट करती हैं। तो फॉर्चुनेटली ट्रंप साहब के साथ वो नहीं हुआ, लेकिन अगेन ट्रंप साहब के अपने मसाइल हैं, मतलब वो एक बाकायदा एंटरटेनर रहे हैं अब एक मुल्क जो है वो एक इस तरह का सदर अफोर्ड करता है नहीं करता, अगेन ये हमारा मसला नहीं है, ये उन लोगों का मसला है जो उस मुल्क के रिहायशी हैं, सिटीज़न हैं। लेकिन हम तो सिर्फ ये बैठ के बात कर रहे हैं कि उनके लिए चॉइस कोई बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं। और बाकी सर ये भी आप देखेंगे कि उनका कोर्ट सिस्टम जो है, उनका जो अपना आइन है उसके मुताबिक, तो अगर जैसे इनका भी ट्रंप साहब की 32 इंडाइटमेंट हुई न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर, ये जो इनका जो स्टॉर्मी डैनियल्स वाला केस था, और उसके अलावा उनका कानून तो ये कहता है वहाँ ये 62 और 63 वाली जो कहानी है वो है नहीं उस तरह से। तो वो तो अगर जेल भी हो जाती है उनको, अगर उनको जेल टाइम भी सर्व करना पड़ता तो वो जेल के अंदर बैठे हुए इलेक्शन लड़ सकते थे। तो उस तरह से एक बड़ी एक अक्कासी तो नहीं मैं कहूँगा, बट एक पैरेलल किस्म का आपको नज़र आता है कि यहाँ पे तो सियासी लीडर्स जो हैं उनको ऊपर तो केस पे केस ना हो तो वो ज़रा शर्मनाक बात होती है, यार केस ही नहीं हुआ आज तक आपके ऊपर। वहाँ अलबत्ता इसको सीरियसली लेता है, लेकिन फिर भी उनका इस चीज़ की गुंजाइश देता है कि आप जेल से भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भी कवानीन बदलते रहे हैं। यहाँ पर एक दौर में तो था कि जी आपकी एक दफ़ा कन्विक्शन हो गई है तो आप अपना वो टाइम सर्व करने के बाद भी शायद 10 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन अब वो मेरे ख्याल में ख़त्म कर दी गई है। सो जाहिर है, मेरा तो ज़ाती तौर पे ख्याल है, अगेन डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो लोग सोचते हैं वैसे लोग इलेक्ट होते हैं, वैसी कानून साजी हो जाती है। मेरे ज़ाती ख्याल में एक बंदा जब अपना टाइम सर्व कर ले तो उसके बाद वो क्लीन स्लेट है, उसको हर चीज़ करने की इजाज़त होनी चाहिए। बाकी आगे हमें और बहुत स्टोरीज़ हैं, यहाँ जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर पिछली ब्रेक में, पिछले सेगमेंट में हमने अमेरिकन इलेक्शन ज़रा डिस्कस किया, ज़ाहिर है एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी। एक और चीज़ जो पाकिस्तानी सियासत की हद तक हुई आज के रोज़ वो ये थी कि जो PTI की एक बड़ी आउटस्पोकन फॉलोअर सनम जावेद साहिबा जो हैं वो जेल में लगभग 14 महीनों से हैं। ये 9 मई के वाक़यात के बाद से इनकी गिरफ़्तारी हुई और फिर आना जाना ये करना वो करना। यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं वहाँ पे, ये फ़ैशन डिज़ाइनर खदीजा शाह भी थी इसके अंदर, उनकी तो बेल होगी खदीजा शाह की, लेकिन सनम जावेद अभी तक जेल में ही थी। आज के दिन एक जज की तरफ से उनकी जो बेल है वो मंजूर हुई और उनको जेल से फ़ाइनली रिहाई मिली, और फिर वो एक गाड़ी में बैठ के अपने वालिद साहब और अपनी वालदा के साथ अपने घर जा रही थी, और साथ उनके जो वकील हैं वो भी थे, वो गाड़ी चला रहे थे। ये ख़बर तक तो हमें इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद ही घंटे सवा घंटे के अंदर पता चला कि जब वो घर पहुंची हैं तो बाहर एक और केस में उनके लिए उनकी गिरफ़्तारी जो थी वो तैयार खड़ी थी। तो गिरफ़्तारियाँ तो सर अब फ्लूइड चल रही हैं, वो जिधर देखती हैं कि क्या हो सकती है वो कर सकते हैं। तो उनकी गिरफ़्तारी जो की, फिर उनको एक और गाड़ी जो है वो उठा के उनको ले गई। जी बिल्कुल, यहाँ पर उनकी जब रिहाई हुई तो हमने देखा कि वो लैंड क्रूज़र में निकली। दोबारा जब गिरफ्तारी पड़ी तो मैं सॉरी करेक्ट कर दूं कि उनके घर तक नहीं पहुँच पाए, वो जो उनके वकील है उनके दफ्तर से गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद वो जब दफ्तर तक पहुँची तो वहाँ पे फिर एक कोई पुलिस की कल्टस खड़ी हुई थी, तो और वो सुना है कि 7-8 गाड़ियाँ और भी थीं, लेकिन वो बहरहाल उस कल्टस में उनको ले गए। अगेन अगर तो कोई मुकदमात थे जिसमें वो मतलूब थीं पहले से तो फिर तो ठीक है, अगर मौके पर बनाए गए अगेन इस बात की जांच पड़ताल होनी चाहिए, तो फिर अफसोस की बात है। इन एनी केस, क्योंकि ये जब परसों जब फैसला आया है रिज़र्व सीट्स वाला,
तो इनका नाम तो अब जाहिर है टॉप 10 की लिस्ट में होगा। विमेन सीट्स के लिए इनको तो कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। तो उसके बाद सिचुएशन जो है वो बड़ी देखने वाली होगी कि अगर इनको MNA या MPA कुछ बना दिया जाता है या ये अगर सेनेटर बन जाती हैं किसी आगे जाके मरहले में, तो फिर केसेस का क्या होगा, फिर इनकी बेल होगी नहीं होगी। अगेन मतलब हम माजी में ये देख चुके हैं कि अली वज़ीर मेंबर पार्लियामेंट थे लेकिन जेल में थे, और कभी जो स्पीकर थे वो उनके बुला लेते थे उनको सेशन में, कभी वो नहीं बुलाते थे। तो बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। वो तो ज़ाहिर है प्रोडक्शन और ऑर्डर वाली चीज़ जो है वो स्पीकर साहब का इख्तियार है उनके पास कि वो बुला लें ना बुला लें। इनको पता नहीं विमेन सीट्स का भी मिलती है नहीं मिलती, वो देखेंगे। वैसे तो यास्मीन राशिद साहिबा भी बहुत टॉप कैंडिडेट होंगी विमेन सीट्स के लिए, क्योंकि अपना इलेक्शन तो वो तो नहीं मानते, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब अब जीते वो और वो हारी। तो ये सर एक बड़ा मसला पड़ जाएगा मौजूदा हुकूमत को एक और, कि बड़े आउटस्पोकन किस्म के लोग जो जेल में रहे हैं इतनी देर, देखिए 14 महीने, मैंने कहा कि उसके बाद उनको इख्तियार में भी आ जाएँ वो, और उनको एक प्रॉपर MNA के तौर पे वो आ जाएँ, तो ये चीज़ें जो है बड़ी मुतासर करेंगी नेशनल असम्बली की अपने रिदम को। तो इनका आने से एक चेंज तो फील होगा सबको। बिल्कुल। और देखिए फिर वही मसला है ना कि अब उसके बाद जो स्पीकर है, चाहे वो पंजाब असम्बली का हो, चाहे वो नेशनल असम्बली का हो, चाहे वो सेनेट का हो, उनकी ज़िंदगियां बहुत मुश्किल हो जाएंगी, उन पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी। अगेन हर सेशन में अगर वो प्रोडक्शन ऑर्डर देते हैं तो और बात है, नहीं देते तो फिर सवाल पूछा जाएगा कि क्यों नहीं दिया। सो वो इसका जवाब देंगे, वो अपनी पार्टी लीडरशिप पे डाल देंगे, या वो कहेंगे कि जी वो ये फ़ैसले कहीं और होते हैं। सो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा मामला कि किसी ना किसी के ऊपर तो इसकी जिम्मेदारी आएगी, तो वो कौन होगा। सर एक तो ये, दूसरा अगर आप हमारी मौजूदा जो हुकूमत है, अब तो खैर उसके नंबर्स भी एडजस्ट हो चुके हैं कि कितनी सीटें उनकी पास थी अब नहीं रही, वो उनके लिए और बड़े मसले सर इकट्ठे हुए हैं। ये तो शायद उनके रेडार पे उस तरह से अभी है नहीं, बात होगी एक हद तक, क्योंकि देखें बैक टू बैक 3 चीज़ें आप तो गिन लेना। एक तो रिजर्व सीट्स का डिसीजन आ गया, इद्दत केस का फैसला आ गया, सनम जावेद वाला चले नौयत उसकी उनसे कम है, बट उसके अंदर भी हुआ तो ये कि इद्दत केस में जब आपको रिलीज़ मिला, वो रोबकार भी जारी हो गया, तो उनके फ़ौरन केस तैयार थे। इनको भी जब रिलीज़ हुई तो उनको फ़ौरन केस तैयार थे। तो ये एक निज़ाम बन चुका है अब अनफॉर्चुनेटली, और ये इसके अंदर हुकूमत जो है उनको अपनी मशीनरी को कितना एक्टिव रखना होता होगा सर कि ये इस किस्म की चीज़ें करें। कोई आसान चीज़ तो नहीं होती ना कि ये केस तैयार करें, उसके बाद फ़ौरन जी अब उनको पता है अब वो यहाँ जा रहे हैं, रिहाई भी दिखाई, गिरफ्तारी भी दिखाई, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। और इसमें असल में ना सवालिया निशान ऑलरेडी आ चुके हैं, और आज से कई महीनों पहले के आ चुके हैं। उसकी वजह ये है कि आप ही ने नाम लिए जब कि ये साहिबा भी अंदर हैं और वो भी हैं और ये भी हैं, तो उसमें से कई तो अब बाहर भी आ चुकी हैं ना। सो अब लोग ये सवाल करते हैं कि जी आया वो नहीं थे मुलव्विस, थी, अच्छा वो भी थी और ये भी थी, तो वो क्यों बाहर हैं और ये क्यों नहीं बाहर। अच्छा उनके कोई फैमिली कनेक्शन है, अच्छा उनके पास कोई नेशनैलिटी और है। सो अब ये बहुत बड़े सवाल है ना कि इसका मतलब है कि कानून तो मुख्तलिफ है उनके लिए जिनके पास बैरूनी कोई नेशनैलिटी भी है, अच्छा कानून तो मुख्तलिफ है उन लोगों के लिए जिनके ख़ानदान वालों ने सरकार में सर्व किया हुआ है। सो सवालिया निशान तो आज से कुछ माह पहले जन्म ले चुके हैं। अब तो जितना वक्त आगे गुजर रहा है मजीद से मजीद बड़े सवाल पैदा होते चले जा रहे हैं। और सर देखिए ये सारा कुछ तो वो तो May 9 के जो वाक़ये थे उनकी मद में हो रहा है, और ज़ाहिर है उस वाक़ये की तो ना हमने कभी इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, ना कभी ज़ाती हैसियत में कभी हमने उस वाक़ये की साइड ली है। हमने तो हमेशा मजम्मत ही की है कि आपको पता है हम तशद्दुद या किसी किस्म की मार धाड़ और तोड़ फोड़ के ख़िलाफ़ हैं अलबत्ता, लेकिन May 9 की हद तक भी सर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ केसेस ये आप कर सकते हैं ना एक ही शख्स पे। तो अब देखें जैसे खान साहब का भी कल के रोज़ जब इद्दत वाले केस था, उनके बाद उनकी जो गिरफ्तारी डाली वो May 9 में डाली, बुशरा बीबी की तोशाखाना में डाली, दोनों की तोशाखाना में दोनों की थी, और इस किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी है इनका तो May 9 वाला ही वाक़या, उसके अलावा तो कोई उस तरह से केस नहीं कर रहा। तो ये जो अगैन मैंने कल भी हवाला दिया था कि जो राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान था एक और TV शो के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा जी केसेस तो बन जाते होते हैं, तो ये सर बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल चीज़ नहीं है। मतलब अगर एक ऐसे जो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की बहुत बड़ी एक आउटस्पोकन किस्म की फॉलोअर हो, चले उनकी तो एक सियासी तौर पे हैसियत है, लेकिन एक आम शख्स जो हो, इसका मतलब है कोई भी शख्स किसी पे कोई भी केस भी कर सकता है अगर आपकी नीयत ये हो कि उनको आपने तोड़ के रखना है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं पॉलिटिकल वर्कर्स
जिन पर 9 मई के 4 से 5 मुख्तलिफ मुकदमे हुए हुए हैं मुख्तलिफ शहरों के। अब बात यह है कि ज़रूर वो मुलव्विस होंगे और अगर वो मुलव्विस हैं तो ज़रूर उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इतना तो डिटरमिन कर लें कि वो किस एक शहर में थे। वो एक दिन के अंदर 5 मुख्तलिफ शहरों में जाके तोड़ फोड़ करना बड़ा मुश्किल साउंड करता है। तो ये इतना तो मतलब फिर ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए सर। बिल्कुल। दूसरा सर, बाकी हुकूमत जो इस वक्त हमारी चल रही है उसके अपने मसले हैं। अब आज कल 2-3 दिन के रोज़ अगर आप किसी को भी अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करें तो मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका एक आवाज़ चल पड़ती है और उसमें वो दोहरा रहे होते हैं ये वाला जो उनका बिजली के बिलों के ऊपर जो मसला हुआ है, प्रोटेक्टेड कैटेगरी का 200 यूनिट वाले का 50 अरब रुपए का एक रिलीफ पैकेज जो है वो तैयार किया गया है। 4 से 7 यूनिट रुपीज़ पर यूनिट जो है उसका रिलीफ दिया जाएगा प्रोटेक्टेड कैटेगरी को। ये भी एक मसले चल रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने मतलब ये ही इशू क्यों चुन लिया एक नेशनल स्पेक्ट्रम पे इसको डील करने के लिए? इसके अलावा भी दीगर बहुत इश्यूज़ हैं, यही क्यों चुना? क्योंकि अब मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को अभी तक लगता है कि इस किस्म के रिलीफ पैकेजेस जो है उनसे आवाम जो है वो मुतासर हो जाएगी और वोट बैंक शायद रिक्लेम हो जाएगा। तो मेरे तो ख्याल में वो वाला पानी तो सर के ऊपर से गुजर चुका है। देखिए, मुझे तो सिर्फ ये समझ नहीं आ रही कि ये करेंगे कैसे। उसकी वजह ये है कि हुआ ये कि ऐसे लोग जो कि 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं, जो हमारे डिस्कोज हैं, उन्होंने या तो 4, 5, 10 यूनिट उन पर एक्स्ट्रा डाले या फिर उनकी जो मीटर रीडिंग है वो ही 3-4 दिन लेट कर ली। अब जब आपने मीटर रीडिंग लेट की तो जाहिर है वो जितना यूनिट्स कंज्यूम करते हैं वो यूनिट उस थ्रेशोल्ड से बढ़ चुके थे। वो जब 200 यूनिट वाले लिमिट से ऊपर गए तो उनके ऊपर जो रेट अप्लाई हुआ वो ज़्यादा अप्लाई हो गया, उनके बिल ज़्यादा आ गए। अब हुकूमत ये कहती है कि बजाय कि उसको रिवर्स करने के, वो ये कहते हैं कि अब तो इतने महीने गुजर गए, हम ऐसे करते हैं कि अब जो लोग 200 यूनिट के अंदर रहेंगे उनको हम मज़ीद 5 से 10 रुपये पर यूनिट कम चार्ज करेंगे। फ़ाइन। प्रॉब्लम ये है कि इस बात की कौन गारंटी देगा कि वही डिस्कोज दोबारा 4 दिन लेट अब की बार मीटर रीडिंग नहीं लेंगे, दोबारा 10 यूनिट एक्स्ट्रा नहीं डाल देंगे। वो उन लोगों को जिनको रिलीफ मिलना था उनको 200 से कम रहने ही नहीं देंगे। सो आप जब पिछली दफ़ा कुछ नहीं कर सके तो इस दफ़ा क्या करोगे? इस दफ़ा क्या करेंगे सर? वो तो उसकी मैं आपको आखिरी बात इस खबर के ऊपर कर लेते हैं। वो ये कि ये तो खबर आ चुकी है, ये तमाम जगह छप चुकी है कि अब तो मीटर रीडिंग की डेट ही नहीं देंगे। वो मीटर रीडिंग की डेट जो है बिलों से हटने लगी। तो ये किस चीज़ को दिखाती है सर कि ये बदनीयती है? तो बारह सर चलें, ये तो हमारी रही सियासी खबरें। थोड़ा आगे चलते हैं, स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो फ्रांस में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं उस पर बात करते हैं कि हमारे टोटल 7 कह रहा हूँ, 16 नहीं कह रहा, 7 स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन जा रहे हैं पार्टेक करने के लिए फ्रेंच ओलंपिक्स पे, और 11 ऑफिशियल्स जा रहे हैं उनके साथ उनको टेक केयर करने के लिए। तो इन 7 में से एक तो ज़ाहिर है हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं जो कि जिनके बारे में एक चांस है कि वो इस दफ़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, अरशद साहब जो है, और अल्लाह करे उनको तरक्की मिले इसके अंदर। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी जिसके अंदर हमारे 3-4 और लोग जा रहे हैं वो शूटिंग कैटेगरी है, उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर हमारी जो ये स्विमिंग कैटेगरी है उसमें जा रहे हैं, जिसमें एक जानारा नदीम जो हैं वो भी जा रही हैं और 1-2 और भी आपके स्विमर्स हैं। तो 7 टोटल, 11 ऑफिशल्स जो हैं एक 24 करोड़ अवाम के मुल्क को, 24 तो वैसे कहा जाता है, वो शायद 25-26 हो, उसको 7 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया भर में ओलंपिक्स के तौर पर। नहीं, लेकिन आप 7 गलत कह रहे हैं ना, क्योंकि टोटल तो 18 बने ना सर। वो ऑफिशियल्स हैं ना, उन्होंने खुद तो नहीं भाग दौड़ करनी उन्होंने वहाँ पे सर लेकिन हमारे ऑफिशियल्स भी सर रिप्रेजेंट ही करेंगे ना मुल्क को, तो आप उनकी जो कायदाना सलाहियतें हैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते सर। और जाहिर है उन्होंने बहुत कुछ ज़िंदगी में मुल्क के लिए अचीव किया होगा, तो वो आज ओलंपिक कमेटी का हिस्सा है ना, और आज मुल्क उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज रहा है। और जाहिर है वो हमारे स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन से ज़्यादा काबिल होंगे ना। जो स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन ओलंपिक्स में 7 जा रहे हैं और वो 11 जा रहे हैं, तो सर ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। सर इसमें एक ज़हन में मेरा ख्याल आता है कि ये 11 हैं क्यों?
क्योंकि अगर तो 7 और 14 होता ना फिर तो बड़ी कि हर एक स्पोर्ट्समैन के लिए आपने 2 बंदे रखे हैं, एक कोच और एक कोच का कोच, और वो हमारे ओलंपिक कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो कोचेस को भी कोचिंग सिखा रहे होंगे और थ्रू देम वो स्पोर्ट्समैन को भी कोचिंग सिखा रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनकी फिर बड़ी राउंडेड किस्म की नॉलेज है। सर आपकी मेरी तो बड़ी पॉइंटी नॉलेज है, पॉइंटेड नॉलेज से करना है सर। 1-2 चीज़ों में हम बात कर सकते हैं खुल के, लेकिन जो शख्स जो है वो एक ओवरऑल 360 डिग्री व्यू रखता हो दुनिया का, वो तो ओलंपिक्स में जा सकते हैं, वो एशियन गेम्स में जा सकते हैं, वो हर किस्म की चीज़ में जा सकते हैं। मतलब अगर कभी आपने चांद में भी भेजना हो उनको, उनसे बेहतर कोई नहीं है। हाँ नहीं, चांद के अलावा मेरे ख्याल में हर चीज़ पे जाते थे। चांद पे जो है ना ज़्यादा, क्योंकि पब्लिक नहीं है ना ये इनका जो टैलेंट है ना वो है कि जहाँ पे पब्लिक मिले वहाँ पे ज्ञान बांट दो। तो इनको चाहिए पब्लिक, इनको चाहिए कैप्टिव ऑडियंस, तो उसमें फिर ये जो है ना नहीं पकड़े जाते। सही है सर, यानी कि आप बेसिकली कह रहे हैं कि अब ओलंपिक्स में स्पोर्ट्समैन तो हमारे इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ हैं, वो परफॉर्म करें, मुल्क का नाम रोशन करें, लेकिन एक ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग भी साथ जा रहे हैं और ये वहाँ पे एक सपोर्ट करेंगे ना सिर्फ हमारे स्पोर्ट्समैन को बल्कि तमाम दुनिया के स्पोर्ट्समैन। सर वाह, कितनी बड़ी बात सर। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जर्मन जो वहाँ पे कम्पीट करने के लिए एथलीट्स आए होंगे ना, ये आदतन उनको भी कहेंगे कि मैं तानू दसना। सर चलें, ये सर अच्छी बात है, हमारे अवाम के जो बुजुर्गान हैं उनके कल्चर की अक्कासी कर रहे हैं कि एक मिनट तू खलो जा, मैं बताता हूँ। वाह सर, बात इसी नुक्ते पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर स्पोर्ट्स की बात हो रही थी तो एक और भी खबर जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सर ह्यूस्टन यूएसए में जूनियर स्क्वॉश वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप्स हो रही हैं, तो उसके अंदर हमारे जो इस वक्त के डिफेंडिंग मेंस चैम्पियन है हमज़ा खान, वो भी पटेक कर रहे हैं, हुज़ैफ़ा इब्राहीम उसके अंदर हैं और अब्दुल्ला नवाज़ हैं जो फर्स्ट राउंड ऑफ 64 था उनमें इन तीनों प्लेयर्स ने अपना डोमिनेट किया मैच, 3-0 तीनों जीते। सर ये बहुत खुशाइन बात है। मुझे तकरीबन यकीन है, आई होप आई एम रॉन्ग, बट मुझे तकरीबन यकीन है कि हमारे इन खिलाड़ियों ने शायद वहाँ जाकर अपने रहन सहन का खुद इंतज़ाम किया होगा। जी ऐसी खबर आई थी बिल्कुल। लेकिन वो एक्सेल कर रहे हैं, इसी तरह वो हीरो बनेंगे तो शायद यहाँ पे कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप जमा होगी, वो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप जमा होगी तो इस स्पोर्ट में पाकिस्तान में भी पैसा आएगा। इस बात को हमेशा याद रखें कि आप एक स्पोर्ट इंटरनेशनली जितना मर्जी पे करे, अगर आप अपने मुल्क में सेलिब्रिटी नहीं हो, अगर आपके ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे तो फिर वो एक स्पोर्ट्समैन बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता। और इस वक्त जो अनफॉर्चुनेट मामला पीसीबी के अंदर चल रहा है, मतलब वो स्पोर्ट जिसके अंदर बेतहाशा पैसा है पाकिस्तान में, नसीम जैसे प्लेयर को T100 के लिए नहीं जाने दे रहे। मतलब नसीम जो है उसने आराम से $2 लाख से ऊपर लेना था 15-20 दिन का, उसको नहीं जाने दे रहे और प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर रहे हैं लीग्स के। यानी कि ये वो प्लेयर थे, ये वो हमारे कमाऊ पुत थे जिन्होंने जाना था, पैसे कमाने थे, वापस डॉलर लेके आने थे। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ज़र मुबादला का है, ये उन्होंने लेके आने थे, लेकिन एक भिखारी अप्रोच है। वो भिखारी अप्रोच कहती है कि तुम कमा के ला रहे हो, नहीं भीख मांग के लाओ। सो जो प्लेयर आपका पैसे ला सकता है आप उसको डिस्करेज करते हो, और आप किस तरह टैलेंट पैदा होगा। मतलब आज जो नसीम के छोटे भाई हैं वो क्या सोचेंगे कि यार ये तो क्या फ़ायदा खिलाड़ी बनने का जब हमें पैसे ही नहीं कमाने दिए जाते। सो ये जो एक है ना कि जी पाकिस्तान की तरफ से खेलो, जब सीरीज़ आएगी तो खेल लेंगे, अभी फ्री बैठे हैं उनको जाने दो। सर बिल्कुल जाने दें। उस पर हमने तफसीली गुफ्तगू की है कि हम दोनों इस हक़ में है कि आप लीग का सिस्टम ही कर दें कि तब तक आप कर दें सस्पेंड उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्रोविजन डाल देना उसके अंदर, कानून साजी है ना सर थोड़ी बहुत ही। सर बाकी इसमें जितना अरसा वो लीग खेलेगा उतने अरसे उसको कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिलेंगे, फाइन। सर वापस आते हैं इस चीज़ पे। तो स्क्वॉश सर इंटरेस्टिंग इसलिए पाकिस्तान की हद तक क्योंकि ये वॉलीबॉल नहीं है कि इसमें अब हम जा रहे हैं। स्क्वॉश में हमने दुनिया भर में अपना झंडा गाड़ा है। हमने जहांगीर खान और जानशेर खान जैसे प्लेयर्स जो हैं प्रोड्यूस करके उन्होंने दुनिया की स्क्वॉश के अंदर डोमिनेट नहीं किया सिर्फ, बल्कि कई कई साल डोमिनेट किए। जहांगीर खान का तो एक स्पेल है जिसके अंदर वो एक मैच भी नहीं हारे। अब ये कैसे हो सकता है सर कि एक 20 से 25 करोड़ आवाम के अंदर आपने स्क्वॉश के अंदर 2 प्लेयर निकाले हैं?
नहीं, ये नहीं हुआ ये है कि आपने उसके बाद ना तवज्जो नहीं थी आपकी। आपने कहा जी कि हमने अब ये सब कुछ कर लिया, गेम जो है वो चेंज होना शुरू हो गई, रैकेट चेंज हो गया, बॉल चेंज हो गया, कोर्ट चेंज हो गया, यहाँ पे वही दक्यानुसी अप्रोच के जी पैसे नहीं खर्चने। आप यकीन करें इस वक्त इजिप्ट जो है वो स्क्वाश की दुनिया में डोमिनेट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है डोमिनेट स्क्वाश की दुनिया? क्योंकि जो मॉडर्न चीज़ें हैं, जो मॉडर्न फिटनेस के जो आपके जो 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 चीज़ें करनी होती हैं, आपने मॉडर्न, आपने जो उसके अंदर इक्विपमेंट के साथ अपने आप को अक्वेंट करना होता है, आपने उसके साथ खेलना होता है, हमने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। सर यहाँ मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, जो पंजाब लेवल और बाकी सूबाई लेवल का लड़का स्क्वाश खेलता है उसकी मैक्स वो है। उसके बाद क्या है जी, किसी आप प्राइवेट क्लब के अंदर कोच लग जाए, आप मलेशिया जाके कोचिंग करा दें, आप उससे आगे जाने से उसके बाद चाहिए होते हैं पैसे। सर स्क्वाश की एक गेंद जो है वो अब होगी 400-500 रुपए की होगी, क्योंकि मैं तो खेले हुए अब काफ़ी देर हो गई है। रैकेट जो है वो 15 से 20 हज़ार पैसे कम नहीं आता, और आपको एक रैकेट नहीं चाहिए, आपको 6 चाहिए होते हैं। उसकी एक जूता जो है वो 20-25 हज़ार रुपये का होता है, उसकी किट होती है। बट ये तो सिर्फ मैं इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद कोचिंग, न्यूट्रिशन, स्टाफ। लेकिन वही सर जो पिछली खबर हम कर रहे थे कि 7 ओलंपियंस क्यों जा रहे हैं, ये 7 के 7 ओलंपियंस भी मेरा अपना ख्याल है कि 100% गवर्नमेंट के खाते पे नहीं जा रहे, सवाए शायद अरशद नदीम के। बाकी सारे खुद अपना कर रहे हैं। ये स्क्वाश वाले लड़के भी खुद करेंगे, कितनी देर करेंगे? आप कब रियलाइज़ करेंगे कि हम वन स्पोर्ट नेशन जब तक रहेंगे, और उसमें भी हमने देख लिया ये क्या कर सकते हैं, और उसके बाद भी उन प्लेयर्स के साथ भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को पजीराई दी जा रही है और बाकी चीज़ों को नहीं दी जा रही, और इसके अंदर जो है स्पॉन्सरशिप है ही नहीं। बिल्कुल। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये खिलाड़ियों को यकीन दिलाना है कि एक दफ़ा अगर आप कोई लेवल अचीव कर गए, अगर आप इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो गए, तो फिर सरकार आपको कभी पैसे कमाने से नहीं रोकेगी। सरकार हाँ इतना ज़रूर चेक करेगी कि आप पैसे जब बाहर से कमाते हो तो उसके बाद अपने बाहर के अकाउंट में तो नहीं डाल देते, लेके वापस पाकिस्तान ही आते हो ना, हाँ इतना सरकार ज़रूर करेगी। इसके अलावा वो आपको कभी डिस्करेज नहीं करेगी किसी भी दुनिया के हिस्से में जाकर खेलने से। अगर आपने ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल ना किया नए बच्चों में, तो कोई बच्चा इस मुल्क में खिलाड़ी नहीं बनना चाहता। बस सर ये है, सिर्फ सोचना चाहिए। हालांकि ये खबरें मुस्बत नौयत की होनी चाहिए थी कि ओलंपिक्स में हम जा रहे हैं, स्क्वाश में कर रहे हैं, लेकिन देख लें आप, हम जब उसकी बारीकी में जाती हैं तो को मनफी पहलू आ जाता है। बहरहाल हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।